हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। हम लोग आज की क्लास के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले थे और हमारी लाइव क्लास चल रही थी, तो ये उसी लाइव क्लास का पार्ट नंबर 2 है। जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर ये क्लास जो है बीच में बंद हो गई, बट आई डू नॉट वांट कि आपके ये जो क्वेश्चंस है जो इतने सारे हम लेकर आए हैं ये किसी भी तरीके से मिस हो। तो ये उसी एजर्शन रीजनिंग वाले जो हम कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने 50 क्वेश्चंस करे हैं एजर्शन और रीजनिंग वाले, और अब बाकी आपके चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये बीच में बताया मैंने टेक्निकल एरर की वजह से हुआ था, बट हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है, उसका आप देख जरूर लीजिएगा। सो व्हाई माइट द पोएट हैव चोजन अ क्रो एंड नॉट अ मोर ट्रेडिशनली ब्यूटिफुल बर्ड? कि उन्होंने क्रो को ही क्यों चुना और एक ज्यादा ट्रेडिशनली ब्यूटिफुल बर्ड को क्यों नहीं चुना? To create a dark atmosphere, crows are common in the setting to challenge perceptions of beauty, to symbolize bad luck turning good. तो वो बेसिकली ये जो हमारे परसेप्शन है ना ब्यूटी को लेके, उनको चेंज करना चाहते थे। नंबर 2, what could the day I had druid suggest about the speaker's life before the poem's event of dust of snow? कि जो day I had druid वो यूज करते हैं। what could the day I had druid suggest, ये क्या बताता है? about the speaker's life, स्पीकर की जिंदगी के बारे में बिफोर द पोएम्स इवेंट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। बताइए। He was physically ill, he had experienced loss, he was regretting past decisions, he was looking forward of the day. तो बेसिकली वो रिग्रेट कर रहा था अपने पास्ट डिसीजंस को। यस, ऑप्शन नंबर सी, कि उसको लग रहा था पता नहीं कैसा ही दिन है या कुछ कुछ उसको बुरा ही फील हो रहा था। आगे बढ़ जाते हैं। What does the dust of snow symbolize in the poem Dust of Snow? Dust of Snow क्या सिंबलाइज करता है इस पोएम के अंदर? The passage of time, lost opportunities, a catalyst for change, a natural beauty. A catalyst for change, clear. A catalyst for change कि भाई उसने क्या किया, एकदम से उसका मूड बदल दिया। What might the speaker's initial mood have been based on in the poem Dust of Snow? So, what might the speaker's initial mood have been based on? बताइए। Excited, content, disappointed या indifferent? Disappointed. Yes. स्टार्टिंग में कैसा फील कर रहा था? Disappointed. What is the significance of the poem's title Dust of Snow? ये जो टाइटल दिया है ना Dust of Snow, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बताइए। So it highlights the poem's setting. It represents fleeting moment. It signifies cleansing या all of the above? क्या होगा बताइए। What is the significance of the poem's title Dust of Snow? क्या significance है पोएम के टाइटल का Dust of Snow का? It highlights the poem's setting. It represents fleeting moments. It signifies cleansing या all of the above? So clearly all of the above. सारा का सारा बढ़िया। पोएम का सेटिंग भी हाईलाइट करता है, represents fleeting moments कि भाई एक छोटा सा fleeting क्या होता है, मतलब कुछ क्षण का, ठीक है। It signifies cleansing. Yes, all of the above. आगे बढ़ते हैं। What could the crow have thought when it shook the snow in the poem Dust of Snow? कि क्या कौवे ने सोचा होगा? Right? Have thought when it shook the snow in the poem Dust of Snow. तो उसने तो कुछ भी नहीं. It was cleaning its perch. It was playing. It noticed the speaker. It was trying to fly away. बताइए। कुछ नहीं, वो खेल रहा था नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया, आपने आके बैठा था, वो खेल रहा था। What does the fire primarily symbolize in the poem? Fire and ice पोएम के अंदर फायर क्या सिंबलाइज करती है? देखो जल्दी से। warmth and comfort, desire and passion, danger and fear, light and guidance. desire and passion दो बात हुई है। फायर की बात हुई है और आइस की बात हुई है। तो फायर जो है वो बताती है डिजायर और आइस जो है वो बताती है हेटरेड, जेलिसी के बारे में। तो ये याद रखना, फायर और आइस के बारे में आता ही आता है ये सवाल। What emotion is represented by ice? Joy and happiness, indifference and hate, excitement and thrill, sadness and despair. क्या करते हैं बताओ? Indifference, लोगों के मतलब हम लोगों को फर्क ना पड़ना चीजों से, है ना। एंड हेट, नफरत एक तरीके से समझना। हाउ कैन द वर्ल्ड पोटेंशियली एंड अकॉर्डिंग टू द पोएम? भाई ये जो दुनिया है ये कैसे अंत हो सकती है कविता के अनुसार? ओनली थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स, बाय ह्यूमन इमोशंस टर्न डिस्ट्रक्टिव, थ्रू एलियन इन्वेजन या ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल मॉलफंक्शंस। किसकी वजह से ये दुनिया तबाह हो सकती है? हाउ कैन द वर्ल्ड पोटेंशियली एंड, ये वर्ल्ड जो है पोटेंशियली कैसे एंड हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द पोएम, only through natural disaster, by human emotions turned destructive, through alien invasion या due to technological. B option, human emotions जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे।
व्हाट डज द पोएट बिलीव अबाउट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ आइस? ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर है आइस की, इसको लेकर क्या बोलना है बताइए पोएट का. It's less powerful than fire. It's equally powerful as fire. It cannot cause destruction. It's only harmful in cold climates. तो बोलते हैं equally powerful है. जितनी तबाही फायर मचा सकती है उतनी ही तबाही आपका कौन मचा सकता है? आइस भी मचा सकती है. हाँ या ना? बोलो. नेक्स्ट वन, व्हाट कुड फायर एंड आइस मेटाफोरिकली एनकरेज पीपल टू डू? अब ये जो फायर एंड आइस है मेटाफोरिकली ये क्या एनकरेज कर सकती है लोगों को करने के लिए? एंगेज इन हीटेड डिबेट्स, एक्सप्लोर एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, बैलेंस पैशन एंड रीजन, अवॉइड टेकिंग एनी रिस्क. बताइए मेटाफोरिकली ये किस चीज के लिए एनकरेज कर सकती है? टू डू व्हाट? हीटेड डिबेट्स, एक्सप्लोर एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, बैलेंस पैशन एंड रीजन. बताओ. Balance, passion and reason. Yes. Next one. What role does personal experience play in the speaker's viewpoint? क्या role personal experience play करता है speaker के viewpoint में? It confirms his scientific belief. It shapes his preference for fire. It makes his fear the world's end. It is irrelevant to his perspective. तो वो बताता है भाई, वो second वाला option. It shapes his preference for fire. वो बताते हैं कि ये चीज मैंने भी फील की है और उसके बारे में उनका पर्सपेक्टिव क्या है वो यहाँ पे शो करते हैं. हाँ या ना? हाँ. ठीक है. चलिए. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के लिए नहीं किया है तो भैया जाओ और कर लो, मैं तुम्हें बता देती हूँ. ठीक है ना? यस. और मैंने ये सेकंड वाला वीडियो इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे आपको स्क्रीनशॉट भी देना था भाई. इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना एट द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है. उस वाले वीडियो में तुमको मिलता नहीं, ये पार्ट 2 है. इससे पहले टॉप 100 एमसीक्यू का वीडियो तुमको लाइव वाली क्लास में मिल जाएगा. ये रिकॉर्डेड मैंने डाला है. ठीक है. जाके सर्च करना, सेम डे का वीडियो है, इसी दिन डला हुआ है. ठीक है. इस वीडियो से थोड़ी देर पहले ही, तो जाके चेक करोगे मिल जाएगा. टॉप 100 एमसीक्यू एजर्शन रीजन नाम से लिखा हुआ होगा थंबनेल उसका, उसको देख लेना. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है. यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हम कम से कम 60-70 क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है. चलिए. तो एमवी सेट क्या है? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है. आप नेशनल चैंपियन बन सकते हैं बेटा ये टेस्ट देकर. आप अपनी रैंक पता लगा सकते हैं ये टेस्ट देकर. जो भी 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट टेकर्स हैं उनके बीच में यू कैन गेट 100% स्कॉलरशिप ऑन वेदांतु कोर्सेज. यू कैन गेट एंटायर स्टडी मटीरियल राइट फॉर फ्री, एंड यू कैन ऑल्सो get one-on-one counseling, one-on-one counseling बढ़िया तुमको एकदम दी जाएगी जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनसे. आपको 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप अभी तक दे चुके हैं, उसके हिस्सा बनो. 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स बांट चुके हैं तो उसका हिस्सा बनो. 4th, 5th, 11th, 12th अक्टूबर डेट है. 30th सितंबर तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है. वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है. भाग के फटाफट से जल्दी से कर देना रजिस्टर. फ्री है बिल्कुल. सिर्फ ऑफलाइन वेदांतु के सेंटर्स पे जाके आप लोगों को डालना पड़ेगा. VCBSE क्लास 7th, 8th, 9th नया चैनल है, वर्षा मैम का चैनल है, बहुत अमेजिंग चैनल है. जाके सब्सक्राइब करो. अमेजिंग टिप्स के लिए, अमेजिंग एग्जाम स्ट्रैटेजीज के लिए, अमेजिंग गुड क्वालिटी कंटेंट के लिए. आफ्टर दैट एक और चैनल VCBSE साउथ अस्मिता मैम का CBSE क्लास 10th के बच्चों के लिए है, फॉर अगेन एक्सपर्ट गाइडेंस एंड बेस्ट क्वालिटी कंटेंट. राइट. सो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट हिंदी मीडियम वाले भी, नॉर्मल आप लोग जो हैं सब बच्चे इनको फॉलो कर सकते हैं. बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फेमस टीचर है ये. ठीक है. बच्चे मतलब फैन है इनके, इतना बढ़िया इनका एक्सपीरियंस, और इतने बच्चों को ये बहुत 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 अच्छा स्कोर करवा चुके हैं काफी सारे एग्जाम्स में, आइल्स में भी, और बाकी के जो 10th क्लास के बोर्ड्स के बच्चे. तो बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम का, काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. तो यस, आप लोगों के लिए वो ये चैनल लेकर आए हैं VCBSE साउथ. अभी जाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए. सो यस, ये हम कर चुके हैं. चेंजेस इन हिज मूड. यस. चलो आ जाते हैं अगले सवाल पर. हाउ कैन द वर्ल्ड पोटेंशियली एंड? ये जो दुनिया है ये कैसे पोटेंशियली एंड हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी पोएम. पोएम के अनुसार
ये हमने कर तो लिया. Yes. What literary device is primarily
हेलो। सो बच्चों पार्टी बीच में आवाज चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट दे दूंगी, ठीक है, उस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। अब यहां से हम आगे के क्वेश्चंस कर लेंगे। वो वाले सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं इजीली, आपको कुछ नहीं करना है, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेल खत्म हो गए थे इसलिए। व्हाट डज द टाइगर हियर इन द नाइट, टाइगर क्या सुनते हैं रात में, पेट्रोलिंग कार्स। नेक्स्ट वन, ही शुड बी लॉकिंग इन शैडो, हु इज ही कौन है, टाइगर। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द पोएट ट्राई टू हाईलाइट थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए पोएट क्या हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, द सैडनेस ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिविटी। सो काफी सारे क्वेश्चंस पर हम पहुंच गए थे, ठीक है, मुझे पता नहीं चला था एक्चुअली, कोई बात नहीं। व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, ये जो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन है ये क्या क्रिएट करता है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, पोवर्टी, लैक ऑफ फ्रीडम या ऑप्रेस्ड। सो ऑब्वियसली हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, क्या इंप्लाई करता है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट वन, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अकॉर्डिंग क्या चीज है जो बिल्कुल नेचुरली आती है, व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, हेट्रेड, यूनिटी, लव या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो यहां पर हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो गए हैं। अब ये मैं आपको बात बता देती हूँ कि हमने स्टार्टिंग से आज पूरे 100 सवाल के हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे एजोशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अब घर जाके खुद से करने हैं, ठीक है, मैं इसको अभी, आप स्क्रीनशॉट चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या आप लोगों को पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, अभी के अभी पीडीएफ भेज देती हूँ, मतलब बिना किसी देरी के, आई थिंक मुझे अभी भेज देना चाहिए, एक मिनट, मैं अभी के अभी आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज रही हूँ। आप वेदांतु सीबीएसई क्लास 10th के टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां से आपको इस वाली क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। अब हम ये जो तैयारी कर रहे हैं ये हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि भाई हाँ हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए हमारे ये क्वेश्चंस जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या है वो 3 से 4 बातें जो हमें ध्यान रखनी है अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। हाफ ईयरली एग्जाम, देखो आप लोग अगर जैसे आप लोग 8th से 9th में आते हो ना, तो आप लोगों को बोला जाता है भाई बहुत ज्यादा टफ क्लास है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्लास है, हाँ वो होती भी है क्योंकि सिलेबस वगैरह एकदम से एंटायरली चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा सिलेबस एकदम से आ जाता है, बट 10th क्लास 9th क्लास के कंपैरिजन में इजी हो जाती है। पर दिक्कत पता है यहाँ पर क्या हो जाती है, अब हम जैसे 10th क्लास में आ गए है ना, अब पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, हमें लगेगा ये क्लास तो इजी है तो हमें इतना ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, बट यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, हम लोगों को जेन्युइनली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो अब 11th क्लास आएगी ना वो 9th से भी खतरनाक आने वाली है, 9th से भी खतरनाक। तो कोई एक चीज मतलब फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक में अगर देखोगे तो 9th और 11th क्लासेस सबसे ज्यादा टफ है, जिसमें 9th काफी टफ है, वो बच्चों को लगती ज्यादा, वो टफ भी है और वो लगती भी टफ है क्योंकि 8 तक बच्चा बहुत मासूम होता है, फिर वो 9th में आया होता है तो इट्स लाइक ठीक है ना, उसको धक्का लगता है एकदम, और उसके कुछ बॉडी में चेंजेस भी हो रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान फील करता है। बट 11th में जब तक हम आ जाते हैं ना तब तक हमें पता होता है, चीख चीख के सबने बता दिया होता है कि 11th मुश्किल होने वाले, मुश्किल होने वाले, मुश्किल होने वाले, बट वो एक्चुअल में भी बहुत ज्यादा टफ होती है। और फिर 11th में आपके ऊपर क्या आ जाता है, आपके ऊपर करियर वाला प्रेशर आ जाता है, ठीक है, आपके ऊपर ये आ जाता है कि अब 11th 12th में अच्छा स्कोर करना है ताकि आगे कॉलेजेस अच्छे मिले, कोचिंग्स में आप लग जाते हो, वहां पर अलग तरीके का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो हम 10th क्लास को अगर ये सोच रहे कि इजी क्लास है और हम अब बहुत सारी अगर ये गलतियां कर रहे हैं, जिसमें गलती नंबर 1 है कि हम एक प्रॉपर हैबिट बिल्ड नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, हैबिट एक ऐसी चीज है जो आप एक दिन में नहीं बना सकते हो, ठीक है, कि कल तक तो आप बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं बैठते थे पढ़ने के लिए और आज आप 18 घंटे बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। कुछ ऐसी आदतें होंगी जो अभी 10वीं में लग जाएंगी, फोन का एडिक्शन हो सकता है, बाहर घूमने का एडिक्शन हो सकता है, आंसर राइटिंग ना करना, ढंग से कॉन्सेप्ट्स के साथ चीजों को ना करना, ठीक है, जल्दबाजी में अपने चैप्टर्स को कवर करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग द सिलेबस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब चीजें अगर 10th में आदत पड़ गई तो आप 11th में इनको कंटिन्यू करते हो। अब आप 11th के स्टार्टिंग में जब इन्हीं चीजों को कंटिन्यू करते हो
और जब 11th में पहली बार आप एग्जाम देते हो तब आपको लगता है जोर का तमाचा, ठीक है, तब आपके साथ क्या होता है कि अब मैं क्या करूं। और वो जब एग्जाम होता है ना, 11th का कोर्स इतना सारा है कि आपके हाथ से चीजें ऐसे निकलती हैं, ठीक है, फिर बच्चों के ऊपर बैकलॉग्स बन जाते हैं और बहुत सारी चीजें। तो हो सकता है कि ये सब चीजें अभी आप लोगों को बहुत बेवकूफाना लग रही है कि नहीं मैम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या करो, ये तो बहुत दूर की बात है। भाई ये तुम्हारे अभी के हैबिट्स से ही ठीक होगा। अभी के हैबिट्स नहीं बदले तो आगे जाके ये चीजें वैसे भी ठीक नहीं होने वाली है। तो एक प्रॉपर हैबिट, और पता है क्या है, एक प्रॉपर ना मतलब थोड़ा सा टाइम टेबल बनाकर, ठीक है, टाइम टेबल भी कैसा कि यार छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर उनको पूरा करने का एक जुनून वाला हैबिट, कि मैंने साला सोचा था आज मेरे को पता नहीं ये 2 चैप्टर इसके, ये 2 चैप्टर इसके रिवाइज करने थे, मेरे को ये छोटा सा एक टारगेट था, मेरे को 4 घंटे भी नहीं लगते, 2 घंटे ये 2 चैप्टर में, 2 घंटे ये 2 चैप्टर में, मैंने करा क्यों नहीं करा मैंने, आलस आ गया, फोन देखने लग गया, कल के ऊपर टाल दिया, यही सब चीजें हो सकते हैं। ये आगे जाके प्रॉब्लम देंगी। 10वीं के नंबर कहीं नहीं जुड़ते, कोई मतलब नहीं है 10वीं नंबर से, नहीं जुड़ते, पर 10वीं की आदतें आपको आगे 11वीं 12वीं में जुड़ती हैं। 10वीं के जो टाइम टेबल फॉलो करने का आप लोगों का जुनून है वो जुड़ता है, 10वीं में कितना आप लोग सिटिंग देते थे वो जुड़ता है, 10वीं में कैसे आप आंसर्स लिखते थे वो जुड़ता है आगे, 10वीं में कैसे चीजों को पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट्स को, वो जुड़ता है आगे। नंबर नहीं जुड़ते कोई बात नहीं, मत जोड़ने दो, पर बाकी चीजें जुड़ती हैं भाई। और ये जुड़ने का मतलब है कि काम आती हैं। 10वीं के नंबर काम नहीं आएंगे, ये चीजें काम आएंगी, है ना, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। ये अभी कुएं के मेंढक को 10वीं तक, जब बाहर निकलोगे 11वीं 12वीं पहुंचोगे, पता चलेगा बच्चे किस लेवल तक खींच रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू डेवलप दीज हैबिट्स अभी से। छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करने की हैबिट, कल पे ना टालने की हैबिट, अच्छे से आंसर्स लिखने की हैबिट, ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करने की हैबिट, फॉर्मूलाज सब कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अप्लाई करने की हैबिट, बिकॉज यू नो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल कितना 50% कर दिया। यू नेवर नो आप 11वीं 12वीं में आओगे, जब तक पूरा 80% कर दिया तो। सीबीएसई बहुत एकदम खेल रहा है भाई। सीबीएसई इज लाइक यू नो, मैं बताऊंगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, तो मैंने बहुत उसको लाइटली लिया ना, दिल पे लग गई उसके। अब वो तुम्हारी मतलब समझ जाओ क्या कह रही हूं मैं, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, इन पे ध्यान दो, मजा आ जाएगा तुम लोगों को भी, ठीक है। चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बाय। इससे पहले वाली क्लास देख लेना नलायकों।